हाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों को एक्चुअल में एक क्वेश्चन मैंने आपको ये कराया था। यस, तो हम लोग है ना मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का एक और स्पेशल केस देख रहे हैं जिसमें हम ए एम और जी एम का यूज करते हैं, अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। तो मैंने आपको इतना जरूर बताया था कि दो नंबर का अरिथमेटिक मीन हमेशा उसके ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा या बराबर होगा। अच्छा देखिए इधर, एक बार रिवाइज कर लो। क्या लिखा है इधर देखिए, दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन ए प्लस बी बाई टू होता है और ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट ऑफ ए बी होता है। और वो हमेशा ये रिलेशन फॉलो करेगा कि एम विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी। अच्छा एक बात बताओ, बड़ा तो रहेगा लेकिन अपन ने उस दिन शायद डिस्कस नहीं करा था, एम और जीएम इक्वल कब रहेंगे? दोनों इक्वल कब रहेंगे, इन विच केस? सोच सकते हो आप लोग, सोचो। थोड़ा सा ही दिमाग लगाना है, एम और जीएम इक्वल कब रहेंगे? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? एक बार कोई कंफर्म कर दो, मैं ऑडिबल? यस सर। ओके। सर जब देखिए, दोनों नंबर इक्वल होंगे। यस एग्जैक्टली, जब दोनों नंबर इक्वल हो जाएंगे ना, जैसे कि आप यहाँ पे जैसे ए और बी को, दोनों को ए रख दो, मतलब दोनों को इक्वल कर दो ना, तो क्या आ जाएगा एलएचएस में? फील करना है ना, ए प्लस ए बाई टू मतलब टू ए बाई टू मतलब ए। एलएचएस में ए आ रहा है और आरएचएस में क्या आ जाएगा? ए इंटू ए स्क्वायर का अंडर रूट। ए स्क्वायर का अंडर रूट क्या आएगा? ए आएगा, वैसे तो मॉड ए आएगा, ऐसे तो डेफिनेटली मॉड ए आएगा, ए स्क्वायर का अंडर रूट। लेकिन ना, हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव नंबर पहले ही बोल चुके हैं कि ए और बी दोनों पॉजिटिव नंबर्स है, तो पॉजिटिव नंबर का मॉड एज इट इज खुल जाएगा, है ना। मॉडुलस में आपको पूरा पढ़ा चुका हूँ अच्छे से। कुछ बच्चों को अगर, हाँ कुछ बच्चों ने लेट ज्वाइन किया था, आई रिमेम्बर। ठीक है, कोई बात नहीं। तो वो लोग देख लेना रिकॉर्डिंग से यार, लॉगरिथम चैप्टर में पढ़ाया था। खैर, आगे बढ़ा जाए। चलिए, टेल मी। ये वाला क्वेश्चन करा था अपन ने, एप्लीकेशन इन क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेसिप्रोकल्स, मतलब कभी भी आपको tan दिखे या cot दिखे, मतलब tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो आपको ना तुरंत चमक जाना चाहिए कि tan cot दिखते ही अपने को क्या करना है, अपने को एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम लगाना है। एक और क्वेश्चन लिखिए। हाँ, एक और चीज मैंने आपको ये बताई थी कि कभी भी कोई नंबर होगा या उसका रेसिप्रोकल होगा, नंबर और उसका रेसिप्रोकल पे भी एम जीएम लगाते हैं, तो ऐसा रिलेशन आता है, मतलब नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल हमेशा टू से बड़ा होता है या बराबर होता है, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टू, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टू, और लेस देन और इक्वल टू माइनस टू। दो से बड़ा होगा या माइनस दो से छोटा होगा। समझ में आ रहा है? नंबर और उसका रेसिप्रोकल, ये कितनी इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा सा और इंटरेस्ट लेके समझो। क्या है ये? एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल अगर ऐड होता है तो वो वैल्यू हमेशा टू से बड़ा या बराबर आएगा, आप सोचो ना। टू या उससे बड़ा आएगा या माइनस टू से छोटा आएगा व्हेन एक्स इज नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव में दो से बड़ा, ये सब चीजें याद रखना है ना। हमारा एक दिन का ब्रेक हो गया था, इसलिए मैं रिवाइज करा रहा हूँ। ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, और बी स्क्वायर कोजेक स्क्वायर थीटा। क्या करना है आपको इसमें? रेंज फाइंड करना है, फाइंड रेंज ऑफ वाई। फाइंड रेंज ऑफ वाई। सबसे पहले मान लो अपन आईआईटी का एग्जाम दे रहे हैं, अपने को ये क्वेश्चन दिख गया, तो हम क्वेश्चन जब देखेंगे तो हमको थोड़ी ना पता होगा कि इसको एम जीएम से करना है या नहीं करना है, मतलब एक बार में क्लिक नहीं करेगा आपको कभी भी, है ना। कोई भी क्वेश्चन एक बार में क्लिक नहीं करता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, एटलीस्ट 5 से 10 सेकंड लगते हैं हमको ना, अनलेस अनटिल क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यों ना हो। जैसे यहाँ पे इसका रेंज फाइंड करना है, तो सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो आप रेंज फाइंड करने के लिए हो सकता है इनको साइन कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, हो सकता है, बट डोंट डू दैट। ठीक है,
बताइए क्या करना चाहिए। 10वीं कक्षा में पढ़ा था ना, सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो क्यों ना मैं इसको 1 + tan स्क्वायर लिख दूं और इसको 1 + cot स्क्वायर लिख दूं, तो tan cot आ जाएगा। और अपने को पता है tan cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और रेसिप्रोकल वाली चीज दिखाई दे, रेसिप्रोकल वाली चीज दिखाई दे तो समझ जाना कि एम जी एम लगाना है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 + tan स्क्वायर थीटा डालेंगे, तो y का वैल्यू आ जाएगा a² × 1 + cot स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर है ना, सॉरी, 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस b² × 1 + cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, खोल देते हैं इसको, देखते हैं खोल के क्या बनता है। a² × 1 विल बी a² प्लस a² × tan स्क्वायर थीटा प्लस b² × 1 विल बी b² और b² cot स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा y का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करो, ये a² और ये b² इन दोनों को एक साथ ले लो, क्योंकि ये दोनों नंबर्स की तरह है ना, दे आर जस्ट लाइक कांस्टेंट, दो पॉजिटिव नंबर है, तो इनका मतलब 2 3 4 5 ऐसा कुछ ऐड होता है ना, उसी तरह का कुछ काम कर रहा है ये। तो हम लोग क्या लिखेंगे, a² प्लस b², इनको एक साथ लिख लो। ठीक है, प्लस ये जो बचा a² tan स्क्वायर थीटा प्लस b² cot स्क्वायर थीटा, इनको एक साथ लिख लिया। यस, प्लीज राइट इट डाउन। अब हम क्या करेंगे ना, अब अपने को रेंज निकालना है। तो इतना सा पोर्शन जो है ना, जिसको मैं येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से देखो। कुछ चमक रहा है आपको यहाँ पर, क्या करना चाहिए? एनीवन हु वुड लाइक टू हेल्प मी? देखो यहाँ पर लिखा है a² tan स्क्वायर और b² cot स्क्वायर। tan स्क्वायर cot स्क्वायर लिखा हुआ है, ए बी को आप इग्नोर करो, a² b² को इग्नोर करो। tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो हमें ना ये हाईलाइटेड पोर्शन जो है इसका रेंज निकाल सकते हैं। इसको भी थोड़ी देर के लिए y1 मान लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए, और फिर मैं y1 का रेंज निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास अब क्वेश्चन ये है कि y = a² प्लस b² प्लस y1। इज दैट ओके? तो अपन y1 का रेंज अलग से ना साइड में निकाल लेते हैं। सो लेट अस फाइंड द रेंज ऑफ y1, इधर साइड में अपन निकाल लेते हैं। हम्म, तो y1 का रेंज निकालना है अगर, तो क्या करते हैं, देखिए a² tan स्क्वायर थीटा प्लस b² cot स्क्वायर थीटा। कैसे निकालेंगे इसका रेंज बताइए? पहली बात तो ये दोनों पॉजिटिव नंबर है कि नहीं है? आर दे पॉजिटिव? यस, क्योंकि स्क्वायर है। ये एक नंबर ये ले लो, एक नंबर ये ले लो, और इन दोनों नंबर पे एम जी एम लगा दो। सोचो ना, tan स्क्वायर और cot स्क्वायर तो कट ही जाएगा जब जीएम लोगे। अरे भाई साहब, जीएम कैसे लेते हैं अपन? मैंने आपको सब सिखाया था, दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो tan स्क्वायर इंटू cot स्क्वायर तो 1 आ जाएगा। तो फील आ रहा है ना आपको कि जीएम लेने में अपना फायदा होगा? तो इन दोनों नंबर्स को अपन कंसिडर कर सकते हैं। सो लेट अस कंसिडर टू पॉजिटिव नंबर्स। देखो, एम जीएम लगाने के लिए दोनों नंबर्स पॉजिटिव होने चाहिए, और दोनों नेगेटिव है अगर, दोनों नेगेटिव है अगर, और दोनों नेगेटिव है, तो आप उनका रेंज यहाँ से यहाँ बोल सकते हो, अगर इफ दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर एंड इफ बोथ आर नेगेटिव। बट यहाँ पर अपन देखते हैं। सो लेट अस कंसिडर टू पॉजिटिव नंबर्स, लेट अस कंसिडर टू पॉजिटिव नंबर्स। a² tan स्क्वायर थीटा एंड b² cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमें ना इन दोनों पे ऐसा बोल सकते हैं कि फॉर टू पॉजिटिव नंबर अरिथमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। मैंने आपको ये चीज सिखाई छोटी सी, कि आप हमेशा अरिथमेटिक मीन को ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा लगा दो, अगर दोनों नंबर पॉजिटिव है तो। अगर दोनों नंबर नेगेटिव होता है तो आप डायरेक्टली वो वाला रिजल्ट देख सकते हो, बट यहाँ पे रेसिप्रोकल नहीं है, थोड़ा सा फर्क है ना, मैं बताता हूँ आपको कैसे है। तो दोनों नंबर का एम क्या होता है? व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स? दोनों का सम डिवाइडेड बाई टू, एवरेज। a² tan स्क्वायर थीटा प्लस b² cot स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2।
सही है ना। एंड दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों का जीएम। दोनों का जीएम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा एंड बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। ठीक है, ये होता है। तो आपको क्या चाहिए? आपको तो ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा का रेंज चाहिए। रेंज मतलब समझते हैं ना, रेंज अपन सबसे छोटा से सबसे बड़ा वैल्यू। अच्छा देखते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, tan स्क्वायर और कॉट स्क्वायर, ये दोनों तो मल्टीप्लाई होकर कट जाएंगे क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का अंडर रूट क्या आएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर का अंडर रूट क्या आएगा? ए बी आ जाएगा। और ये 2 को उस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 ए बी आ जाएगा। और एलएचएस में क्या रह जाएगा? ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। आया समझ में सबको? तो है ना, ये जो y1 लिखा मैंने लाल कलर से, इसका रेंज क्या है? ये 2ab से ग्रेटर देन और इक्वल टू है। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं कि y1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2ab। पक्का? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि y1 बिलोंग्स टू 2ab टू इंफिनिटी? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां पर लिख डालो यार, y1 बिलोंग्स टू, ये वाली चीज हो जाएगी 2ab से इंफिनिटी, है ना। और यहाँ पर एक कांस्टेंट मान लो, यहाँ पे 5 लिखा होता, मान लो 5 लिखा होता, तो अपन क्या करते हैं 5 प्लस 2ab और 5 प्लस इंफिनिटी, ऐसे ही करते ना। अच्छा इंफिनिटी वैसे ही बहुत बड़ा नंबर है, उसमें आप जरा सा पाई जोड़ दोगे तो भी तो वो इंफिनिटी रहेगा ना यार, वो थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। तो याद रखिएगा उसी तरह से ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी एक फाइनाइट नंबर होगा। तो अपन क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर y बिलोंग्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से लेकर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इंफिनिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इंफिनिटी। ये तो ओपन ब्रैकेट है, ये क्लोज ब्रैकेट है। अच्छा बताओ, ये तो बड़ा खूबसूरत चीज है यार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है? दिस इज ए प्लस बी होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इंफिनिटी, ये तो बहुत बड़ा नंबर इंफिनिटी ही कहलाएगा। सो ये आपकी रेंज आ जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है ना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। सही बात है, आंसर आपका सही आया था, है ना साकिब? लिख लो यहाँ तक। ठीक है, अब ये ऐसे कंसेप्ट है ना यार, जो हम लोगों को स्टार्टिंग में जनरली नहीं पढ़ाया जाता है, बिकॉज एम जी एम थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को स्टार्टिंग में। बट मेरा ऐसा मानना है कि आप अगर थोड़ा सा भी समझ जाओ ना कि एम जी एम का मतलब क्या है, विदाउट एनी डेरिवेशन भी आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, फिर आप कर सकते हो। सो इट्स अ डिसेंट क्वेश्चन, है ना। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं आईआईटी के एग्जाम में, काफी क्वेश्चन आते हैं ऐसे, काफी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। सर हाँ बेटे बोलो। सर आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इंफिनिटी को इंफिनिटी क्यों लिखा? कैन यू एक्सप्लेन? कहाँ पर? यहाँ पर? हाँ सर। तो क्या लिखना लाइक चाहिए सर, बताइए। नो सर, नो सर, मतलब आंसर में आपने इंफिनिटी लिखा, लेकिन हाउ? अच्छा ये चीज, अरे मैं वही तो बता रहा था, देखो इन्फिनिटी क्या होता है, बहुत बड़ा नंबर। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है? इट्स अ वेरी स्मॉल नंबर, है ना। इट्स अ वेरी स्मॉल नंबर, जस्ट लाइक 5 6 7 20 50, कुछ भी लिख दो, एनीथिंग 50, चलो। तो इन्फिनिटी एक बहुत बड़ा नंबर है, उस पर आप जरा सा नंबर जोड़ दोगे तो भी तो इट विल स्टिल बी इन्फिनिटी, वो अभी भी इन्फिनिटी ही रहेगा। मतलब ये तो वही वाली बात हो गई कि
ऐसे समझना है ना, बहुत बड़ा समंदर है, ठीक है, बहुत बड़ा समंदर है, और उसमें आपने एक ग्लास ऑफ पानी ऐड कर दिया, तो भी तो इट विल स्टिल भी समंदर, राइट? वही वाली बात है। तो एक इन्फिनिटी पर आपने 50 जोड़ दिया या कोई भी फाइनाइट नंबर जोड़ दिया, तो भी वो इन्फिनिटी ही रहेगा। और इन्फिनिटी क्या होता है एग्जैक्टली ये हमको नहीं पता है। मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा भी ड्रॉबैक यही है, वी डोंट नो व्हाट इज इन्फिनिटी। ठीक है, अच्छे अच्छे लोगों को नहीं पता है कि इन्फिनिटी क्या होता है ना? तो इसलिए हम लोग इसको इन्फिनिटी ही लिख देते दोबारा। हाँ, ये इन्फिनिटी प्लस 50 करोगे तो स्लाइटली थोड़ा सा बड़ा इन्फिनिटी आएगा। वो जो इन्फिनिटी है वो थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, बट कितना ही बड़ा होगा सोचो ना। वही वाली बात होगी, समंदर पे आपने एक बकेट पानी भी डाल दिया तो भी वो रहेगा तो इन्फिनिटी समंदर ही। तो इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, इसको इन्फिनिटी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इन्फिनिटी लिख दे रहे हैं। बात समझ में आ रही? दिस इज इन्फिनिटी का मतलब बस ये होता है कि एक बहुत बड़ा नंबर है। तो एक बहुत बड़ा नंबर है, उस पर अगर आपने कोई फाइनाइट नंबर जोड़ दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो भी वो बहुत बड़ा नंबर ही रहेगा। ठीक है, उसका वैल्यू क्या होगा वो अपने को नहीं पता है। समझ में आ रहा है? हम्म, ओके, तो यहां तक आप लिख लो पहले। आई होप आपने लिख लिया होगा, समझ में भी आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको रेंज निकालना सिखाया था ना, तो रेंज का एक एडवांस क्वेश्चन और करते हैं। देखो, फाइंड द रेंज ऑफ। अब ये क्वेश्चन जो है, ये इसको मैं डिफिकल्ट की कैटेगरी में मानूंगा। क्यों, बताता हूं मैं आपको। फाइंड द रेंज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अच्छा छोड़ो, ऐसा करते थोड़ा सा इसको अपन। देखो, if x square plus y square is equal to 4 and a square plus y square is equal to a square plus b square is equal to 16, then find the range of ax plus by। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ गुड क्वेश्चन। लेकिन ना हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन अभी अभी रिसेंटली करा था, याद आ रहा है आप लोगों को? याद करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 में कुछ सब्सटीट्यूशन करना सिखाया था मैंने आपको क्या बोला था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जैसा कुछ दिखे तो वी विल सब्सटीट्यूट समथिंग। किसी भी स्टूडेंट को याद है? ये देखो ना, एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर में आप क्या कर सकते हो, पहले समथिंग को साइन थीटा, दूसरे समथिंग को कॉस थीटा। यही सिखाया था। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, तो एक्स को अपन ने क्या रख दिया, 2 कॉस थीटा, और वाई को 2 साइन थीटा। क्यों करा ऐसा? क्योंकि उससे ये वाला एक्सप्रेशन जो है ना वो आसान हो जाता है, और फिर क्या होना, वो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में चेंज हो जाएगा तो उसका रेंज निकालना तब आसान रहेगा। इन दैट केस इट विल बी इजी। बात समझ में आ रही है आपको सबको? तो एक बात मुझे बताओ कि ये इधर कैसे चला गया इतना लेफ्ट में? अरे हाँ जी, पहले मुझे ये बताओ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला कोई भी नंबर आप बता सकते हो मुझे? एनीवन, सोचो। कोई ऐसे दो नंबर एक्स स्क्वायर और एक्स और वाई जिनका स्क्वायर 4 के बराबर होता हो। सोचो सोचो सोचो, थोड़ा सा तो सोचो यार। कोई ऐसे दो नंबर जिनका स्क्वायर का सम 4 होता हो। Sir, लेकिन then can we have to shift for this LHS side, right? हाँ, X square upon 4. वैसे कर लो। टू एक्स रूट टू स्क्वायर, 2√2 और 2√2। 2 and 0 इज वन करेक्ट आंसर। रिया ने देखो कितना आसान आंसर बताया, 2 and 0 इज वन करेक्ट। 2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, बिल्कुल सही है। और एक और बताया, जैसे मैं सुन नहीं पाया लेकिन 2,2 गलत है। ठीक है। हाँ, और सोचो।
आप ऐसा भी सोच सकते हो ना कि वन कॉमा रूट थ्री, सोच कर देखो, 1² प्लस √3² क्या होता है? 4 होगा। तो है ना, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ऑल इन ऑल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो वैल्यूज होती है ना, 1, √3 और 2, 0, ये सब वैल्यूज जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। लेकिन ना आप कोई ऐसा वैल्यू लिखो जो थोड़ा जनरलाइज्ड फॉर्म में हो, जैसे 1, √3 तो नंबर हो गया ना, वन ऑफ द नंबर्स विच विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। 2, 0 इज वन ऑफ द नंबर्स विच विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो है ना, हम लोग ऐसा करते हैं कि कुछ ऐसा क्वांटिटी या ऐसा एक्सप्रेशन ढूंढते हैं जो कि इसको अच्छे से सेटिस्फाई करेगा, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में भी सिखा चुका हूँ कि आप x की जगह 2 cos थीटा रख दो और y की जगह 2 sin थीटा रख दो। सोचकर देखो, इट इज वेरी लॉजिकल कि आपने अगर 2 cos थीटा रखा तो यहाँ रखो 2 cos थीटा, 4 cos² थीटा, यहाँ पे आ जाएगा 4 sin² थीटा। तो 4 cos² थीटा प्लस 4 sin² थीटा क्या होता है? 4 होता है, क्योंकि 4 तो कॉमन आ जाएगा, sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 हो जाएगा। फील कर पा रहे हो? तो 4 को ऐसे एलएचएस में लाने की जबरदस्ती जरूरत भी नहीं है, आप ऐसे थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगा के ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ऐसा बन जाएगा। तो आई कैन मेक दिस सब्सटीट्यूशन। क्यों? क्योंकि जो मैं आपको नंबर्स बता रहा था ना, जैसे मैंने आपको 1, √3 बताया, मैंने आपको जो 1, √3 बताया या 0, 2 बताया, ये सारे नंबर 2 cos थीटा और 2 sin थीटा के थ्रू भी आ जाएंगे। सोच कर देखो, ये बहुत लॉजिकल चीज है। मतलब आप cos थीटा का वैल्यू हाफ रख के देखो। चलो, cos थीटा का वैल्यू जब हाफ होता है, मतलब कब होता है cos का वैल्यू हाफ? दिमाग चलाओ जल्दी से, हाफ कब होता है? 60 डिग्री पे। हाँ, तो 60 डिग्री पे साइन क्या होता है? √3/2। अरे यार कम ऑन, √3/2 होता है ना। तो देखो 2 इंटू हाफ कितना हो जाएगा? 1। और 2 इंटू √3/2 कितना हो जाएगा? √3। आगे ये जो नंबर्स है 1, √3, 0, 2, जो आप सोच सोच के बता रहे थे, वो सारे नंबर्स ना 2 cos थीटा और 2 sin थीटा के थ्रू आ जाएंगे। वैसे भी आ जाएंगे, इनके थ्रू ही आ जाएंगे। आप जैसे 0, 2 चाहते हो तो 90 डिग्री रख के देख लो, cos 90 होता है 0, 2 इंटू 0 है 0, sin 90 होता है 1, 2 इंटू 1 इज 2। देखो आ गया 0, 2 भी। मतलब ये है कि x और y का वैल्यू 2 cos थीटा 2 sin थीटा आपको वो दुनिया भर के तमाम नंबर्स दे देगा जो इस इक्वेशन को ट्रू होल्ड करवाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अपन x की जगह 2 cos थीटा और y की जगह 2 sin थीटा ही रख देते हैं। ये सारे वैल्यूज तो अपने आप आपको फॉर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा मिलते रहेंगे। एंड दिस x² प्लस y² इज इक्वल टू 4 को भी वो ट्रू करवा देगा। ठीक है, एक सब्सटीट्यूशन मैंने ये करा। एक और सब्सटीट्यूशन में करना चाहूंगा, a² प्लस b² इज इक्वल टू 16 के लिए। क्या आप मेरे को बताओगे कि यहाँ पर भी अपन को सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं? आप सुनो, ये क्वेश्चन अपने लिए थोड़ा अलग है। अभी तक हमारे पास सिर्फ x और y के लिए सब्सटीट्यूशन करना होता था हमें। अब यहाँ पे ना a और b भी आ गया, तो क्या इनमें सब्सटीट्यूशन करना उचित रहेगा? बिल्कुल रहेगा। सोचो, आप मेरे को बताइए कोई ऐसे दो नंबर a, b जिनका स्क्वायर का सम 16 होता है, जल्दी बताइए। आप में से हर कोई बता देगा 4, 0। सही बात है, 0, √16। ये सारे नंबर्स आप बता दोगे मेरे को आराम से। लेकिन उनका जनरल वैल्यू अगर आपसे मैं पूछूंगा तो आप ऐसे नहीं बोल सकते। बताइए, ए को मैंने रख दिया 4 cos 5, सोचकर देखो, और बी को रख दिया 4 sin 5। चमका? 4 cos 5 रखो यहाँ पे, 16 cos²5, और इसको रखो 16 sin²5, 16 sin²5। तो क्या हो जाएगा? 16 ब्रैकेट में कॉमन आ जाएगा, cos²5 प्लस sin²5 16। मतलब ये दो नंबर्स a और b, इन दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो सेटिस्फाई कर रहे हैं तो आप a की जगह 4 cos 5 और b की जगह sin 5 रख दो, 4 sin 5। यहां तक आपको समझ में आ रहा है कि क्यों रखा है अपन ने? समझ में आ रहा है ना क्यों रखा है? और मैंने फाई क्यों रखा वहां पे, थीटा क्यों नहीं रखा? थीटा क्यों नहीं रखा? अरे यार अब देखो, कुछ थीटा के लिए हो सकता है ये ट्रू हो, लेकिन जरूरी नहीं हो कि उसी थीटा के लिए ये दोनों भी ट्रू होल्ड कर जाए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? मेरी बात समझ में आ रही है? इट्स नॉट वेरी नेसेसरी कि ऐसा हो जाए। तो हमने फाइव ले लिया, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है, उससे भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अब अपन इसको है ना, इसका रेंज फाइंड करना है आपको, ax प्लस by का। तो वी नीड टू फाइंड द रेंज ऑफ ax प्लस by।
है ना, लिखते आगे, वी नीड टू फाइंड द रेंज ऑफ ax प्लस by। ठीक है, तो आप रख दो a की जगह ये वाला क्वांटिटी 4 cos थीटा, 4 cos 5 सॉरी, और b की x की जगह रख दो यहाँ पे 2 cos 5, 2 cos थीटा सॉरी। अच्छा, b की जगह रख दो आप 4 sin 5। ठीक है, 4 sin 5, और एक मिनट रुको, y की जगह रख दो 2 sin थीटा। सही आंसर आया होगा जिसका भी आया, मैंने खोला नहीं। हाँ, एकदम सही तो नहीं है, कुछ गड़बड़ है उसमें मेरा, लोअर लिमिट गलत है आपका, स्क्वायर कहाँ से कर दिया आपने उसको। देखो 4 इंटू 2 8 आ जाएगा, और 8 यहाँ पे भी आएगा 4 इंटू 2, तो कॉमन ले लिया पहले मैंने इसको, cos 5 cos थीटा प्लस sin 5 sin थीटा। कोई मुझे बताना चाहेगा कौन सी आइडेंटिटी का ख्याल आ रहा है आपको यहाँ पे, cos A cos B प्लस sin A sin B, व्हाट इज दिस, एनीवन? अरे cos A cos B प्लस sin A sin B क्या होता है? cos of A माइनस B, cos of A माइनस B तो होता है यार cos B माइनस प्लस sin A sin B। और मैं आपको एकदम अच्छे से बता चुका हूँ कि cos के सामने आप कुछ भी रख दो, cos के सामने आप कुछ भी रख दो, उसका आर्ग्यूमेंट कुछ भी डाल दो, उसकी रेंज हमेशा -1 to 1 रहेगी। तो 8 बाहर मल्टीप्लाइड है, तो आपकी फाइनल रेंज आ जाएगी -8 से लेकर +8 तक। ये लिख दो यहाँ तक। अभी सही है विनायक आपका भी और साकेत आपका भी। ठीक है, Z ओके? सर अगर क्वेश्चन में होता कि एंगल दोनों के सेम सेम है तो व्हाट वुड बी द आंसर? एंगल दोनों के सेम है मतलब क्या? दोनों का थीटा मतलब थीटा? इंस्टेड ऑफ हाँ। अरे ऐसा नहीं देगा आपको क्वेश्चन में, ठीक है, नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा, कोई सेंस ही नहीं बनता है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में तो बोला भी नहीं अपने को कि ट्रिग्नोमेट्री यूज करो। आप सिर्फ ये ब्लैक वाली इंक को देखो एक बार, इसमें कुछ उसने बोला है कि थीटा वेटा कहीं से यूज करना हो, तो अपन ने खुद से दिमाग लगाया ना। और जब हमने खुद से दिमाग लगाया तो हमने ये दिमाग लगाया कि यार जो सेट ऑफ थीटास एक्स और वाई के लिए ट्रू थे, जरूरी नहीं है कि वो भी ए और बी के लिए ट्रू हो जाए, है ना, ऐसा कोई खास जरूरी नहीं, हो सकता है ट्रू हो जाए, और हो गया, अगर ट्रू हो भी गया तो भी हमारा कोई नुकसान नहीं है। देखना आप यहाँ पे थीटा रखोगे ना, मैं गारंटी देता हूँ आपका आंसर फिर भी सेम आएगा, एकदम सेम आएगा, करके देख लो। लेकिन मैंने बस चांस नहीं लिया, यहाँ पे मैंने 5 रख दिया कि यार अपने को क्या पता कि वही जो थीटा यहाँ पर ट्रू है वो थीटा यहाँ पे ट्रू हो या ना हो, ऐसा हम कह नहीं सकते, इसीलिए मैंने यहाँ पे 5 लिया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर अपन 90 और 90 रख रहे थे तो ट्रू आ रहा था ना, 2,0 आ रहा था, 0,2 आ रहा था, विच इज ट्रू। यहाँ पे 90 रखोगे तो cos 90 होता है 0 और sin 90 होता है 1, तो 4 आ जाएगा, 0,4 बिल्कुल ट्रू आ रहा है यहाँ पे भी। तो हो क्या रहा है कि सेम थीटा यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ पर जो थीटा है वो थीटा यहाँ पर भी ट्रू होल्ड कर रहा है, तो आप चाहे तो दोनों को थीटा रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने सोचा कि यार कौन चेक करे कि इसका थीटा और इसका थीटा सेम है डिफरेंट है, अलग ही मान लो ना, लफड़ा ही खत्म, थीटा और 5 मान लिया और कैलकुलेशन करा, ज्यादा दिक्कत गई नहीं। ठीक, चलिए अब मैं आपको है ना एक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये एक्चुअल में कठिन क्वेश्चन, तो इसको ध्यान से देखना। देखिए, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एम जेम से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, एम जेम वाला टॉपिक छोटा सा था, वो खत्म हो चुका है। अब अपन है ना लास्ट में बस थोड़ा थोड़ा सा रेंज को और डिफिकल्ट और एडवांस्ड वर्जन में ले जा रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको जो है जेई एडवांस में मिल सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से कभी नहीं सिखाऊंगा कि एग्जाम में आएगा तो पढ़ो। हमेशा आप ऐसे पढ़ो कि आपको आना चाहिए, बस आपको सोचना आना चाहिए, आपकी थिंकिंग ओपन होनी चाहिए। फाइंड द रेंज ऑफ, जैसा अपने को स्कूल में पढ़ाया जाता है ना, वो चीज़ बहुत गलत लगती थी मुझे, कि वहां पर एक एनसीईआरटी बुक होती थी, बस वही रट लो और वही एग्जाम में आएगा, तो अपने को वो आदत हो जाती है 10 सालों तक। उस चीज को ओपन करना है बस, कि आपको कोई भी क्वेश्चन ऑन द स्पॉट दिया जाए, कितना भी डिफिकल्ट हो, आप उसको सोच सके। ठीक है, उसी तरह से एक क्वेश्चन है, देखते हैं आप लोग सोच पाते हो या नहीं।
15x माइनस 8y, इसका रेंज फाइंड करना है। सोचिएगा थोड़ा सा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। मैं आपको है ना थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, थोड़ा सा सोचो और स्ट्रगल करो। और एक और चीज बता रहा हूँ, जो बच्चा स्ट्रगल करना जान गया ना क्वेश्चन के साथ, वही निकाल पाएगा जेईई का पेपर। यू शुड बी एबल टू सफर विद द क्वेश्चन। देखो, कोशिश करो, देखते हैं किसको समझ में आता है। कुछ समझ में आया? नहीं आया होगा ना। देखो, अब अपन इसको समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कुछ भी ऊट पटांग से अपने सामने इतना डरावना सा एक्सप्रेशन लिखा है, और हम बेचारे अभी अभी 10th पास करके आए, तो हम कैसे सोच पाएंगे ये सब? वही दिमाग खोलना है आपको। वो लाइफ इज नॉट लाइक क्लास 10th नाउ कि आपने एनसीईआरटी कर लिया और वही क्वेश्चन आ गए। तो थोड़ा सा आपको दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कभी भी आपको ऐसा दिखे कि एक्स स्क्वायर है, फिर देखो माइनस 2x, फिर वाई स्क्वायर है और माइनस 2y, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाली फील आनी चाहिए। यू शुड बी एबल टू मेक परफेक्ट स्क्वायर्स। कैसे बनाएंगे बेटा? देखो, ये एक्स एक्स वाले टर्म जो है ना, उनको साथ में लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर और माइनस 2x, इनको मैं साथ में लिख देता हूँ, ठीक है। एक्स स्क्वायर एंड माइनस 2x। और क्या करते हैं हम लोग, ये वाई स्क्वायर और माइनस 2y, इन दोनों को साथ में लिख देते हैं। तो वाई स्क्वायर माइनस 2y और प्लस 1। चमता यहां तक? परफेक्ट स्क्वायर बनाना है अब मुझे, तो व्हाट विल आई डू? हर कोई लिखना छोड़ दो, स्क्रीन की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। हाँ भाई, देखिए इधर क्या लिखा है, समथिंग स्क्वायर माइनस 2x। क्या आप इसमें फील कर पा रहे हो कि ये ए स्क्वायर माइनस 2ab वाली फील दे रहा है आपको? देखो, ये लिखा है एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। अगर मैं इसको 2ab की तरह ट्रीट करता हूँ, तो 2 इंटू ए का वैल्यू है एक्स, और बी कुछ भी नहीं लिखा, मतलब बी 1 होगा। अरे यार, सोच के देखो ना। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab, काश यहाँ पर बी स्क्वायर होता तो मजा आ जाता, है ना, पूरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो बी क्या है अपने हिसाब से? 1 है, अपन सोच रहे हैं ना, क्योंकि कुछ भी नहीं तो 1 है। तो अगर मैं बी को 1 मान के यहाँ पर बी स्क्वायर को जबरदस्ती ऐड कर दूं, बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर को मैं ऐड कर दूं और सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। 1 स्क्वायर को मैंने अगर ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो बेसिकली क्या है, मेरे को 1 स्क्वायर की जरूरत थी ना, और मैंने उसको जोड़ के घटा दिया। ये जीरो ही तो लिखा है, रेड कलर की इंक से क्या लिखा है? जीरो। जीरो को थोड़ा स्टाइलिश तरीके से लिख दिया, 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। उससे हमारा फायदा होगा। उससे हमारा क्या फायदा होगा, मैं आपको बताता हूँ। उससे हमारा ये फायदा होगा कि आप, है ना, यस मेरी अलार्म जो है वो अभी बजी है। पता नहीं, आज की अलार्म मैंने बहुत लेट लगाई थी। चलो कोई बात नहीं, उठ तो मैं गया था बिना अलार्म के। अब तो आप लोगों का भी बॉडी साइकिल बन गया होगा ना बिना अलार्म के उठने का, होपफुली। हाँ सर। कुछ बच्चों को तो नींद आती होगी सुबह सुबह, मैं जानता हूँ। बड़े मुश्किल से बेचारे पढ़ते होंगे। देखते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए
माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है और ये माइनस वन स्क्वायर बेचारा यहाँ पे अकेला रह गया है, तो इसको अपन लिख देते माइनस वन स्क्वायर मतलब माइनस वन। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर आ जाओ। अब इधर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, वाई स्क्वायर माइनस टू वाई। तो अगर मैंने वन स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया तो है ना, ये वाली चीज भी कुछ बन जाएगी, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस वन जो है ना उसको आप लिखे रहने दो, और लास्ट में ये वन जो लिखा है यार, इसका तो अपन ने कुछ नहीं बिगाड़ा है, ये तो पहले से यहाँ पे था, तो इसको यहीं पर रहने दो, कोई तकलीफ नहीं है। अब आपका जो एक्सप्रेशन है वो ये बन जाएगा कि x माइनस वन का होल स्क्वायर, ध्यान से देखना ये माइनस वन को मैं बाद में लिखूंगा, फिर y माइनस वन का होल स्क्वायर, तो प्लस y माइनस वन का होल स्क्वायर। देखिए माइनस वन हो गया माइनस टू प्लस वन हो गया माइनस वन। इज दैट ओके? पक्का? और ये चीज आपको दिया हुआ है जीरो के बराबर, इक्वल टू जीरो तो दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, देखो। हाँ, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ये जो माइनस वन है ये उस तरफ जाके प्लस वन हो जाएगा, तो समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर इज इक्वल टू वन। अरे यार, ये चीज अपना पीछा ही नहीं छोड़ रही। समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तुरंत बताइए क्या सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए आपको, कौन सी आइडेंटिटी याद आ रही है? अरे कौन सी आइडेंटिटी याद आ रही है? समथिंग स्क्वायर प्लस साइन कॉस वाली। हाँ, साइन एंड कॉस वाली। तो आपको इतना तो चमक रहा होगा ना कि यार जो भी समथिंग पहला वाला होता है, ये पूरा इस केस में ये एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है ना, तो इस पूरे एक्स माइनस वन को आप कॉस थीटा रख दो या साइन थीटा रख दो, जो आपकी मर्जी है। मैं कॉस थीटा रख देता हूँ, आपको साइन थीटा रखना है तो भी रख दो, आंसर उससे चेंज नहीं होगा। और ये दूसरा वाला समथिंग है, इसको आप साइन थीटा रख दो, मतलब ये वाई माइनस वन जो है, यार मैंने यहाँ गलती से एक्स लिख दिया, सॉरी। एक्स माइनस वन को अपन ने कॉस थीटा रख दिया और वाई माइनस वन को हमने साइन थीटा रख दिया। क्यों रखा है ऐसा? क्योंकि इस इक्वेशन को, क्योंकि इक्वेशन ट्रू है और इस इक्वेशन के सॉल्यूशन, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले नंबर्स बहुत सारे होंगे, बट उन नंबर्स को ढूंढने के बजाय हम लोगों ने उन नंबर्स को कॉस थीटा और साइन थीटा मान लिया, क्योंकि कॉस थीटा साइन थीटा की अनेक अनेक वैल्यू जो होगी वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, मतलब दिस एक्चुअली सेटिस्फाई द अबव इक्वेशन कंप्लीटली फॉर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा। तो यहां से अपने को क्या समझ में आ रहा है कि अपन x को रख सकते हैं वन प्लस कॉस थीटा, मतलब x का आंसर आ गया अपने पास बेसिकली, और y का आंसर आ गया वन प्लस साइन थीटा। मतलब x और y के ये वाले वैल्यूज जो है ना, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो आपको इक्वेशन देखकर समझ में आया कि परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो x की जगह और y की जगह अपन ये रखेंगे, मतलब आपको x और y का आंसर मिल गया है। अब पूछो जो पूछना है। इसने क्या पूछा है? फाइंड द रेंज ऑफ 15x माइनस 8y, है ना, 15x माइनस 8y। तो वी नीड टू फाइंड द रेंज ऑफ 15x माइनस 8y, और लकीली नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ x एंड y इन टर्म्स ऑफ cos थीटा एंड sin थीटा। भले ही cos थीटा sin थीटा के टर्म्स में पता है, बट वी नो द वैल्यू ऑफ x एंड y। सो नाउ वी नीड टू फाइंड the value of 15x minus 8y, the range of, I'm sorry, the range of 15x minus 8y। तो 15x मतलब क्या हो जाएगा बेटा? 15 इंटू एक्स का वैल्यू तो अपन निकाल चुके हैं, कॉस थीटा के टर्म में निकाला है, बट फिर भी निकाला तो है ना। किसी का आंसर आया है, लेकिन आंसर आपका सही है, सही है, गुड। तो 15 इंटू वन प्लस कॉस थीटा, मैं क्लास में बता नहीं रहा हूँ आंसर क्या है, बट करेक्ट है। एक और आंसर आया है, ये वाला आंसर गलत लग रहा है मेरे को, चेक करो उसको कोमल, फिर से चेक करो। और y की जगह माइनस एट टाइम्स y की जगह वन प्लस साइन थीटा रख दो। ठीक है, इसका रेंज निकालना है आपको। 15 इंटू वन आ जाएगा 15, और 15 इंटू कॉस थीटा आ जाएगा 15 कॉस थीटा, माइनस 8 इंटू वन आ जाएगा 8, और माइनस एट इंटू माइनस साइन थीटा आ जाएगा माइनस 8 साइन थीटा। तो बेटा क्या आ जाएगा? 15 माइनस 8 7 आ जाएगा।
प्लस 15 cos थीटा माइनस 8 sin थीटा। ठीक है, अभी सही है आपका, विनायक आपका सही है ना? तो ये लिखा है आपके सामने a cos थीटा माइनस b sin थीटा टाइप, a cos थीटा प्लस b sin थीटा। अब ये चीज अपन ने इतनी इतनी ज्यादा पढ़ ली है ना, a cos थीटा प्लस b sin थीटा का रेंज क्या होता है, ऑटो वाले भी बता देंगे अब तो, माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समझ रहे हो, से लेकर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक। यहां से लेकर यहां तक। तो 225 प्लस 64 कितना हो जाएगा, कोई मेरी हेल्प करना चाहेगा? 289 हो जाएगा ना। 289 किसका अंडर रूट होता है? 17, तो माइनस 17 से लेकर प्लस 17 तक आ जाएगा। तो 17 माइनस 7 कर लो तो माइनस 10 सबसे छोटा वैल्यू, और 17 प्लस 7 कर लोगे तो 24 सबसे बड़ा वैल्यू आ जाएगा। 10 to 24 ये लिख डालो प्लीज। दिस इज द फाइनल रेंज ऑफ द एक्सप्रेशन वी वांटेड टू फाइंड आउट। ये अच्छा क्वेश्चन है ना, ये आसान नहीं है, और इससे मुश्किल क्वेश्चन आपको जीवन में कभी नहीं मिलेगा। दिस इज द मुझे एक टफेस्ट। डाउट है, हाँ पूछो बेटा। आप थोड़ा ऊपर जा स्क्रॉल कर सकते हो? हाँ बोलो। सर हाँ मैंने सर। मैंने सर आपको व्हाट्सएप पे सेंड किया सर, मैंने उस वजह से क्लियर किया, लेकिन देखता सर हूँ मैं, एक स्टेप में मैं अटक गया सर, मेरा देख लो। -17,17 तक आया, लेकिन उसके बाद मैं नहीं कर पाया। आई विल सी टू इट। ओके सर। हाँ सर, वो एक्चुअली मैंने x-1 होल स्क्वायर और y-1 होल स्क्वायर निकाल के मैंने वो फॉर्मूला से सॉल्व करने का ट्राई किया, sec स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो उससे भी आएगा क्या आंसर? नहीं, कहाँ आपने किसकी जगह सेक स्क्वायर थीटा सर वो बीच में? x-1 की जगह ना, तो x की जगह sec स्क्वायर थीटा डाल दिया, और फिर वो tan स्क्वायर थीटा आ रहा था, और फिर y में सेम cos x स्क्वायर थीटा के साथ किया। हाँ ऐसा करोगे अगर तो फिर। पर सर मेरा बहुत मतलब बीच में अटक गया, उसका एक पॉइंट क्यों का अटका वैल्यू पता है आया। आपको, क्यों अटका है? आपने एकदम गलत सोच लिया है, एकदम गलत। देखो आपने यहाँ पे एक्स की जगह क्या डाल दिया, सेक स्क्वायर थीटा ना, तो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या हो जाएगा, ये tan स्क्वायर थीटा, राइट। और tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा इसका वैल्यू, आपने एक्स की जगह सेक स्क्वायर डाला ना, जस्ट यस सर, यस। कंफर्म। हाँ, एक्स की जगह आपने सेक स्क्वायर डाला, और फिर ये इधर भी तो एक स्क्वायर है, तो आप tan स्क्वायर का स्क्वायर लिख रहे हो बेसिकली, बीच में प्लस का सिंबल है, बीच में प्लस भी लिखोगे। फिर यहाँ पे आपने क्या करा, y की जगह tan स्क्वायर थीटा डाल दिया। tan स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है ये बताइए? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है 1। अभी tan स्क्वायर थीटा -1 कुछ होता है क्या? देखो सेक स्क्वायर थीटा -1 तो भले ही tan स्क्वायर हो जाएगा, बट tan स्क्वायर थीटा -1 कुछ थोड़ी होता है, ऐसा कुछ खास खूबसूरत थोड़ी होता है। tan स्क्वायर है सेक स्क्वायर -1, दोनों तरफ -1 कर देता हूँ ताकि आपका जो tan स्क्वायर -1 है वो क्रिएट हो जाए, तो सेक स्क्वायर -2 आ जाएगा। तो tan स्क्वायर -1 की जगह आप क्या डालोगे, सेक स्क्वायर 2 और उसका भी होल स्क्वायर। कॉम्प्लिकेट हो गया ना आपका, जबरदस्ती कॉम्प्लिकेटेड हो गया। आर यू फीलिंग इट? पावर ओके, 4 हो हाँ सर। जाएगा, पावर 4 हो जाएगा, उतना कॉम्प्लिकेट करने की हाँ जरूरत सर, ही नहीं वो पड़ेगी। एक पावर मिस हो गया, मैं स्क्वायर में ही कर रहा था। स्क्वायर में भी करोगे तो भी इट इज नॉट वेरी इजी, अगर सिर्फ स्क्वायर होता ना तो भी वो मुश्किल है, समझो इस बात को। ठीक है, ओके। तो देख लूंगा मैं आपका सॉल्यूशन विनायक, आगे बढ़ते हैं ना। तो ये आपका खत्म हो गया रेंज। अब रेंज से है ना एक लास्ट 2-3 क्वेश्चन और करेंगे अपन, जिसको अपन कहते हैं इनइक्वालिटीज इन ट्राइंगल। इनइक्वालिटीज इन ट्राइंगल, बस ये टॉपिक तो। Sir, I think I got the answer the way I solved. ओके, मैं देख लूंगा आपका सॉल्यूशन, Okay, sir. कोई बड़ी बात नहीं। लिखो इनइक्वालिटीज इन ट्राइंगल। बस अभी आपका जो सिलेबस है ट्रिग्नोमेट्री का वो आने वाले 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा। देखो ये सबसे आसान टॉपिक है, नहीं ऐसे तो देखा जाए तो ये सबसे कठिन टॉपिक है जो अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, बट इसका एक बहुत शानदार ट्रिक है मेरे पास, तो मैं आपकी लाइफ ना बहुत ईजी कर दूंगा। ठीक है, देखिए इनइक्वालिटीज इन ट्राइंगल का मतलब क्या होता है कि कुछ स्टैंडर्ड इनइक्वालिटीज होती है ट्राइंगल में,
है ना। जैसे कि एक ट्रायंगल है हमारे पास, उसमें 3 एंगल होंगे एबीसी। उन तीनों एंगल एबीसी का कुछ ना कुछ साइन वैल्यू होगा, कुछ ना कुछ कॉस वैल्यू होगा, कुछ ना कुछ टैन वैल्यू होगा, राइट। तो है ना, सबसे पहला रिजल्ट जो होता है वो ये होता है कि कोई भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल में लिखते हैं ना, पहला मैं लिख देता हूं कि इन एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इन एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल एबीसी, tan A plus tan B plus tan C, tan A plus tan B plus tan C, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू √3, 3√3। ठीक है, बिल्कुल घबराना मत, आप पहले समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि किसी भी ट्रायंगल में ना ये वाली चीज ट्रू होती है। अब अपन इसको रटने तो नहीं वाले, बिल्कुल नहीं रटने वाले, और मैं आपको एडवाइस भी नहीं करूंगा, इसको आप याद करो, क्योंकि मेरे पास है ना एक शानदार ट्रिक है, मैं आपको वो बता दूंगा। अच्छा, पहली बात तो मैंने आपको ये लिखवाया क्यों? ये इसलिए लिखवाया क्योंकि ये ट्रू होता है एक ट्रायंगल में। कोई भी ट्रायंगल में tan A प्लस tan B प्लस tan C हमेशा 3√3 से बड़ा होगा या बराबर होगा। ठीक है, अब इसको अपने को प्रूव करना है। क्या करना है? हमें प्रूव करना है। अच्छा चलो, प्रूव भी कर लेंगे। आप चाहो तो प्रूफ भी अवॉइड कर सकते हो, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, बट लेट अस ट्राई टू डू दैट। क्या आप मुझे एक चीज बता सकते हो कि, चलो प्रूफ करते हैं ना, पहले मैं प्रूफ बता देता हूँ जो थोड़ा सा मुश्किल तरीका है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो आप प्रूफ को स्किप कर देंगे तो भी चलेगा, लेकिन चलो मैं बता ही देता हूँ। बेसिकली आपको क्या करना है कि tan A, tan B और tan C का मिनिमम वैल्यू निकालना है, या इसका रेंज निकालना है। क्या निकालना है? tan A प्लस tan B प्लस tan C का रेंज निकालना है, वेर एबीसी आर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। नहीं समझ में आया? फिर से बोल रहा हूँ, tan A प्लस tan B प्लस tan C का रेंज निकालना है, जहां पर ए बी और सी क्या है? एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल है। समझ में आया? मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, रेंज निकालने के लिए बहुत सारी चीज सोच सकता हूँ। सबसे पहली चीज क्या दिमाग में आती है रेंज निकालने के लिए? या तो आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, जो कि थोड़ा कठिन होगा, या तो आप एम जी एम लगा लो। एम जी एम यहाँ पे लगाया जा सकता है, सोचो ना, 3 नंबर्स पे एम जी एम लगाया जा सकता है एकदम उसी तरीके से। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक चीज ये समझो कि मैंने आपको ये बताया था, इन अ ट्रायंगल, इन अ ट्रायंगल tan A प्लस tan B प्लस tan C, ये आप डेफिनेटली भूल गए होंगे, डेफिनेटली, बट मैं आपको है ना याद दिला दूंगा, मेरा वही काम है याद दिलाना। tan A प्लस tan B प्लस tan C किसके बराबर होता है? किसी को याद है? इट इज इक्वल टू, हाँ बोलो। tan A इंटू tan B इंटू tan C, अभी याद दिला दूंगा, 2 मिनट रुक जाओ। देखो कैसे, हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था ना, tan ऑफ A प्लस बी, tan ऑफ A प्लस B प्लस C। पहले तो ये चीज लिख लेते हैं, फिर अपन ऊपर वाली चीज को प्रूव करेंगे, और फिर मैं आपको उसका एक शानदार ट्रिक बताऊंगा। आपको दिमाग में जोर लगाना नहीं पड़ेगा, आप क्वेश्चन देखोगे यार, आप बिना पेन उठाए आंसर दे दोगे। सो इट इज वेरी इजी। ठीक है, बताइए एक ट्रायंगल में, चलो ट्रायंगल वैंगल छोड़ो, क्या आप मेरे को ये बता सकते हो tan ऑफ A प्लस B प्लस C का फॉर्मूला क्या होता है? किसी को भी याद है? एक सांस में बता सकता है। सिग्मा tan A माइनस पाई tan A डिवाइडेड बाय 1 माइनस सिग्मा tan A tan B। ठीक है, दिमाग में जोर डालो, मैंने आपको ये पढ़ाया था, याद आ गया होगा, अच्छे से आ गया होगा। इसका मतलब क्या होता है? सिग्मा tan A मतलब tan A प्लस tan B प्लस tan C, तीन ही एंगल है तो तीन का समेशन कर दिया, खत्म। सिग्मा मतलब जितने एंगल अवेलेबल है सबको जोड़ दो। पाई मतलब जितने एंगल अवेलेबल है उन सबका tan जो है वो मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो tan A इंटू tan B इंटू tan C आ गया। अच्छा, और tan A tan B मतलब क्या होता है कि जितने भी एंगल अवेलेबल है उनको 2 एट ए टाइम ऐड कर दो, मतलब tan A tan B प्लस tan B tan C प्लस tan C tan A, खत्म हो गए। बस, तो आपका सिग्मा सिग्मा भी खत्म हो गया। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? अच्छा बताइए, कोई भी ट्राइंगल में ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है? कोई भी ट्राइंगल में ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है? पाई। तो जस्ट फॉर अ ट्राइंगल, जस्ट फॉर अ ट्राइंगल ए प्लस बी प्लस सी पाई होता है, और tan पाई कितना होता है? 0। तो लिखिए फॉर अ ट्राइंगल, फॉर अ ट्राइंगल ए प्लस बी प्लस सी होता है पाई के बराबर। तो tan ऑफ ए प्लस बी प्लस सी जो हो जाएगा
tan ऑफ a प्लस b प्लस c दैट विल बी इक्वल टू tan पाई के बराबर। और tan पाई क्या होता है? 0 होता है। मतलब ट्राइंगल में ये वाला क्वांटिटी जो होगा वो 0 हो जाएगा। फॉर अ ट्राइंगल a प्लस बी प्लस सी हमेशा पाई के बराबर नहीं होगा, लेकिन ट्राइंगल में तो होगा ही होगा। मतलब ये भी 0 हो जाएगा। LHS 0 है तो RHS मतलब ये पूरा भी 0 हो जाएगा। और RHS 0 है, इसका मतलब RHS 0 है मतलब उसका न्यूमरेटर 0 रहा होगा। RHS का 0 होने का मतलब क्या है? उसका न्यूमरेटर 0 रहा होगा। और न्यूमरेटर 0 होगा मतलब सिग्मा tan a विल बी इक्वल टू पाई tan a। देयरफॉर फॉर अ ट्राइंगल सिग्मा tan a और पाई tan a बराबर होगा। ठीक है, ये बेसिकली पूरे चैप्टर का लास्ट प्रूफ दे रहा हूं मैं आपको। ऐसे तो मैं इसको भी स्किप कर लूंगा, लेकिन देख लो यार, मजे के साथ देख लो, ऐसे कोई बहुत बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो इतना तो मैंने आपको पिंक कलर से बताया है कि हाँ, ट्राइंगल में tan a प्लस tan b प्लस tan c इसके बराबर होता है। अब यार ये चीज देखकर आपको फीलिंग नहीं आ रही कि एम जीएम लगा लेना चाहिए? 3 नंबर का सम और 3 नंबर का प्रोडक्ट बराबर है। तो फॉर 3 पॉजिटिव नंबर्स tan a प्लस tan b प्लस tan c लिखिए। फॉर 3 पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव कैसे है? tan a प्लस tan b प्लस tan c। कोई भी बच्चा मुझे बताना चाहेगा हाउ कम वी नो दैट tan a and tan b and tan c आर पॉजिटिव? tan a, Sir, They because are acute angle. a plus b plus c is pi and angle of a triangle cannot be negative. नहीं बिल्कुल हो सकते हैं। एंगल ऑफ ए ट्राइंगल ऑप्टिव हो जाएंगे तो tan a नेगेटिव हो जाएगा ना। ये Because वाला, they are acute angles. हाँ ये परफेक्ट वन। मान लो ऐसा ट्राइंगल ले लिया जिसमें एक एंगल 120, तो tan 120 तो नेगेटिव होता है। tan ऑफ 120 इज -√3 नेगेटिव। लेकिन अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्यूट ही रहेंगे सारे एंगल। एक्यूट रहेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले एंगल 0 से 90 के बीच में, और उसमें तो सब पॉजिटिव होता है। साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक सब पॉजिटिव होता है। तो मैं तो tan की बात कर रहा हूँ। फॉर 3 पॉजिटिव नंबर tan a प्लस tan b प्लस tan c, है ना। वी कैन से दैट इन तीनों का am विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू gm। अब मैंने आपको है ना 2 नंबर्स का am gm सिखाया, सुन नहीं रहे हो आप लोग? ध्यान से सुनो, क्या सिखाया मैंने आपको? 2 नंबर्स का am gm सिखाया। 3 नंबर्स का भी सेम लॉजिक, एकदम सेम। 3 नंबर का am निकालना है तो तीनों को ऐड करो, तीनों को ऐड करो और एवरेज निकाल दो। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? सबका सम और डिवाइडेड बाय जितने नंबर्स हैं। तो यहाँ पे इस बार कितने नंबर हो गए? इस बार 3 नंबर हो गए, तो डिवाइड बाय 3 करेंगे। ठीक है ना। दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीएम। अब जीएम में क्या करते हैं, इधर देखो प्लीज एक बार। 3 नंबर है तो तीनों का प्रोडक्ट जरूर करेंगे अपन। tan a इंटू tan b इंटू tan c प्रोडक्ट हम जरूर करेंगे, लेकिन लेकिन इस बार स्क्वायर रूट नहीं आएगा। पिछले बार अपन ने 2 नंबर्स के लिए स्क्वायर रूट करा था, 3 नंबर के लिए ना क्यूब रूट होता है, 4 नंबर के लिए फोर्थ रूट, 5 नंबर के लिए फिफ्थ रूट, n नंबर्स के लिए nth रूट होता है। अपन जब बड़े होंगे तो इवेंचुअली वी विल लर्न अबाउट दीज थिंग्स, बट अभी फिलहाल आप इतना समझ लो। tan a प्लस tan b प्लस tan c का ये मैंने निकाल दिया एम जी एम। समझ में आ रहा है पक्का? और यहाँ इसके बाद सॉल्व करना है आपको। तो देखिए सिग्मा tan a, जो सिग्मा tan a मतलब tan a प्लस tan b प्लस tan c, वो किसके बराबर होता है? पाई tan a। तो इसकी जगह में पाई tan a रख सकता हूँ। ये जो बॉक्स डाला मैंने, क्या इसकी जगह में तीनों tan a का प्रोडक्ट लिख सकता हूँ? क्योंकि ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल में यही होता है। तो tan a इंटू tan b इंटू tan c लिख दिया मैंने। tan a प्लस tan b प्लस tan c की जगह इसको डिवाइडेड बाय 3 करा, ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ tan a इंटू tan b इंटू tan c। प्लीज यहां तक आप लिख लो। अच्छा, ये जो क्यूब रूट है ना, दिस इज नॉट अंडर रूट। मैंने गलती से बोल दिया उसको अंडर रूट, लेकिन मेरी भावनाओं को समझो आप लोग। अच्छा एक बात बताओ मेरे को यार, कोई भी बच्चा इस क्लास का, यार ये क्यूब रूट को हटाना है। मैं बड़ा दुखी हूँ इस क्यूब रूट से, इसको हटाना है मुझे। व्हाट शुड आई डू? क्यूब रूट को हटाने के लिए, अच्छा स्क्वायर रूट होता तो क्या करते हैं आप? दोनों तरफ स्क्वायर करते ना। क्यूब रूट है तो क्या करूँ मैं? दोनों तरफ क्यूब कर दूं? हाँ, तो दोनों तरफ क्यूब कर दोगे अगर आप, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? tan क्यूब आ जाएगा, tan क्यूब और tan क्यूब, और इधर आ जाएगा इस पूरे क्यूब रूट का क्यूब आ जाएगा, और नीचे 27 आ जाएगा। चमका? हाँ, तो वो नेक्स्ट स्टेप पे लिखूंगा मैं। बस हो ही गया, ये खत्म हो गया। तो अपन क्या लिखेंगे? tan क्यूब है इंटू tan क्यूब बी इंटू tan क्यूब सी अपॉन 27। ये जो 27 है इसको मैं इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर चुका हूँ।
और इधर आ जाएगा tan A, tan B और tan C। ठीक है, बराबर। अब देखो यार, ये जो tan A और tan क्यूब है इनको मैं काट सकता हूँ, क्यों? क्योंकि ये कभी भी जीरो नहीं होंगे। आई एम वेरी वेरी श्योर कि tan A और tan B और tan C, tan A, tan B, tan C, इन तीनों को मैं एक एक बार काट सकता हूँ। ये क्यूब है ना, तो जब एक बार काटोगे तो स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा। और ये tan C को काटोगे तो एक क्यूब कटेगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो आपके पास रहेगा क्या बेटा? tan स्क्वायर A इंटू tan स्क्वायर B इंटू tan स्क्वायर C। दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 27, बराबर है क्या? तो इन तीनों का होल स्क्वायर लिख दूं मैं? अरे तीनों का स्क्वायर लिखने से बेहतर है कि मैं होल स्क्वायर लिख देता हूँ। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे इनइक्वालिटी है, आप इनइक्वालिटी में ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना और दोनों तरफ क्यूब लेना इतना इजी नहीं होता है। इनइक्वालिटी में अपने को पूरा थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। बट फिलहाल अपन ने कर लिया। क्यों ऐसा करा? क्योंकि ये tan A, tan B, tan C पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर दोनों तरफ है, तो यू कैन डू एनीथिंग यू वांट। अभी यहाँ पे आप स्क्वायर रूट भी ले सकते हो। जब अपन बड़े हो जाएंगे तो ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे इनइक्वालिटी को। दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? tan A इंटू tan B इंटू tan C। दिख रहा है ना? अरे किसी का स्क्वायर का अंडर रूट क्या आता है? मसाला स्क्वायर का अंडर रूट मसाला ही आ जाएगा, तो वही लिखा है। और 27 का अंडर रूट क्या आएगा? 27 का अंडर रूट आ जाएगा 3√3, हेंस प्रूव्ड। अब यार अपन पागल थोड़ी है कि हर क्वेश्चन में इतनी मेहनत करके प्रूव करके देंगे उसको। भाई हमको तो कुछ ट्रिक दो यार। आईआईटी का पेपर आपको 1 घंटे में सॉल्व करना होता है, वैसे सॉल्व करोगे तो अपना काम हो गया। तो मैं आपको ट्रिक देता हूँ, पहले आप इतना लिख लो आराम से, फिर मैं आपको ट्रिक्स दूंगा। वी विल सॉल्व क्वेश्चंस एंड वी विल फिनिश दिस चैप्टर फॉर एवर। ट्रिग्नोमेट्री अपना खत्म हो जाएगा एकदम। फिर अपन नया चैप्टर चालू करेंगे, क्वाड्रेटिक और ट्रिग्नोमेट्री का मॉड्यूल करेंगे। इज दैट ओके? तो यहाँ तक आप लिख लो पहले, फिर मैं आपको एक बहुत शानदार सा ट्रिक देता हूँ। सर ये भी तो वही लॉजिक है ना कि जब तीनों इक्वल होगा तो मिनिमम वैल्यू इक्वल होता है। जैसे 60 ले लो तीनों जगह, हाँ 3√3 एंड देन उससे ग्रेटर होगा दूसरे वैल्यूज के लिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, एकदम सही बोला आपने। आपने एकदम सही बोला। 60 60 60 ही रखना है आपको हर क्वेश्चन में। यही ट्रिक है, दिस इज द ट्रिक। आपको ऐसे पूरा सॉल्व नहीं करना है। आपको मिनिमम वैल्यू पता चल जाएगा कि 60 60 60 रखने पर ही आ रहा है, तो हम क्या रखेंगे क्वेश्चन में? हमेशा ए बी सी की जगह 60 60 60 रख देंगे, खत्म। यही मैं बताने वाला हूँ वैसे। पहले लिख लो, फिर इसको मैं ऑफिशियली लिखवा भी दूंगा। अब है ना, क्या होता है कि आपने जो चीज बोली मेरे को 60 60 60 वाली, वो एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। लेकिन ना उसमें एक हल्का सा फ्लॉ है। मैं उस तरीके से आपको सिखाऊंगा नहीं, थोड़ा सा मैं डिफरेंट तरीके से सिखाऊंगा। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। आपको क्वेश्चन क्या मिलेगा? आपको क्वेश्चन ये मिलेगा कि फाइंड द रेंज ऑफ tan A plus tan B plus tan C, where A plus B plus C is equal to पाई। अब उसने आपको ये तक नहीं बताया कि A plus B plus C एक ट्राइंगल का है। उसने आपको बस इतना बोल दिया कि उनका सम पाई है। तो अपन खुद से डिड्यूस कर सकते हैं इस चीज को कि हाँ भाई, सम अगर पाई है तो डेफिनेटली एक ट्राइंगल के ही एंगल्स है। सही है ना? तो आपको अगर ये क्वेश्चन दे दिया जाए और आपको वो रेंज में, चलो 4 ऑप्शन भी दे दिया उसने। अब अपना आईआईटी का पेपर ऑब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव थोड़ी होता है। तो चलो उसने मान लो ये दे दिया कि 3√3 से इंफिनिटी। फाइंड द रेंज है ना, तो रेंज उसने चलो ये दे दिया tan A प्लस सिग्मा tan A। समझ रहे हो? सिग्मा tan A मतलब यही होता है, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3√3। ये पहला ऑप्शन दे दिया। हमको पता है यही आंसर है क्योंकि हमने देखा था।
सिग्मा tan भी उसने दे दिया, लेस देन इक्वल टू 3√3, और कुछ दे दिया, सर सिग्मा tan भी वही होता है ना? अरे सॉरी बी मैंने गलती से लिख दिया, ए लिखो बी लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब होता है कि जितने भी एंगल अवेलेबल है सबका सिग्मा कर दो, सबके tan का सिग्मा कर दो, ठीक है। और उसने दिया सिग्मा tan ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू, कुछ भी एक रैंडम नंबर लिख दे रहा हूँ मैं ना, 2√2, क्योंकि ऑप्शंस बढ़ाने हैं मेरे को, और यहाँ पे लिख देता हूँ नन ऑफ दीज। मान लो ये 4 ऑप्शन दे दिया मैंने, और अब आपसे मैंने बोल दिया कि बताइए कौन सा करेक्ट है। तो है ना, आपको इतना तो पता है बेटे, इतना तो आपको पता है कि tan a प्लस tan b प्लस tan c 3√3 से बड़ा या बराबर होता है, क्योंकि अपन ने अभी अभी जस्ट देखा है। बट एग्जाम में आपको याद नहीं रह गए, और मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप उसको याद रखो। फिर मैं आपको क्या बोलूंगा कि किसी भी एक्सप्रेशन का ना मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू 60 डिग्री पर आता है, इतना आप याद कर लो। क्या बोला मैंने आपको, ध्यान से सुनो, द मिनिमम वैल्यू और द मैक्सिमम वैल्यू अकर्स एट 60 डिग्री, ठीक है। तो अभी अपने को पता है कि वी नीड टू फाइंड द रेंज, तो 60 डिग्री आप रख दो यहाँ पे, tan a tan b और tan c की जगह आप 60 डिग्री रख दो। तो जब आप 60 डिग्री रखोगे, है ना, जब आप 60 डिग्री रखोगे तो 60 डिग्री का tan कितना होता है, √3, ये भी √3 आ जाएगा, tan 60 ये भी √3 आ जाएगा, तो 3 दफे √3 आया, 3√3। अब है ना, मैं बहुत कंफ्यूज हो जाऊंगा जब मैं IIT का पेपर दूंगा कि ये 3√3 से बड़ा होगा या 3√3 से छोटा होगा। मेरे को इतना तो पता चल गया कि 3√3 तो आएगा ही आएगा, इससे बड़ा होगा या इससे छोटा होगा। अब ग्रेटर देन है या लेस देन है, यहाँ पर मैं कंफ्यूज होऊंगा। आपको रेंज निकालना है, ये भी तो हो सकती है रेंज। अरे आपको अगर एग्जाम में ये दे दिया तो आप जरूर कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या पता ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो, तब तक तो बोल भी जाओगे आप कि इसका आंसर क्या हुआ करता था। तो 3√3 वाला आंसर है, इतना मैं जानता हूँ, ए या बी में से। अब ग्रेटर देन है या लेस देन है, ये मेरे को पता करना है। कोई भी बच्चा इस क्लास का मेरे को बताना चाहेगा कि कैसे पता करेंगे? पहले तो आप ट्रिक लिख दो यहाँ पे, फिर मेरे को कोई भी बच्चा इस क्लास का बताना चाहेगा कि हाउ डू वी नो कि ये 3√3 मिनिमम वैल्यू है या मैक्सिमम वैल्यू, कैसे पता करें? ट्रिक ट्रिक ये है कि मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू इन ट्रायंगल इनइक्वालिटीज अकर एट 60 डिग्री, है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि मिनिमम और मैक्सिमम जो है अलग अलग आ जाती है, लेकिन चलो ठीक है, 60 डिग्री अपन डाल के देखते हैं। देयरफॉर पुट a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 60 डिग्री। ऐसा करने से आपको क्या मिल जाएगा कि tan a प्लस tan b प्लस tan c, tan 60 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री, ये मिल जाएगा। अब ये क्या है, 3√3। अब ये आइदर इट इज मिनिमम वैल्यू, सबसे छोटा वैल्यू है इसका tan a tan b tan c का, या सबसे बड़ा वैल्यू, ये अपने को नहीं पता रहेगा। ये पता करना है आपको, तो आप क्या करो, आप क्या करो कि ए बी सी का और कोई कॉम्बिनेशन ले लो ना यार। मेरे को बताइए ट्रायंगल में और क्या कॉम्बिनेशन होता है? बस 60 60 60 ही कोई एक कॉम्बिनेशन होता है क्या? और कुछ कॉम्बिनेशन भी तो होता होगा ट्रायंगल में, जैसे 45 45 90 होता है ना, 60 30 90 होता है। और बताइए क्या होता है? सर 90 ले नहीं सकते ना हम लोग? 90 ले नहीं सकते, मानता हूं मैं, tan के केस में थोड़ा गड़बड़ होता है, बट मैं आपको ना एक जुगाड़ बता दूंगा। क्या जुगाड़ होता है, आपको इतना तो सिखा चुका हूं मैं कि tan 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। लेकिन क्या आपको इतना पता है कि अगर मैं 90 का लिमिटिंग केस लेता हूँ 89.99 89.999 लेता हूँ, तो tan 89.999 क्या होता है? कोई बताना चाहेगा मुझे? सब भूल गए, सब भूल गए। अबे ये tan 90 हुआ सर करता था, इन्फिनिटी होता था, है ना। इंफिनिटी। हाँ, देखो tan का ग्राफ देख लो। ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ती, बस मेरे को बताना पड़ रहा है क्योंकि आप लोग जो है भूल जा रहे हो। सर देखो इसमें जरा, अक्यूट एंगल कंपलसरी है क्या? मतलब हम लोग ऐसे 30 अम, 30 120 ले सकते हैं? ले लो ना, बिल्कुल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस a प्लस बी प्लस सी पाई बोला है आपको। लेकिन एक्यूट, हाँ इधर है ना, अपन एक्यूट की ही बात करेंगे, इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, मैंने आपको एक्यूट ही बोला है ना। तो फाइंड द रेंज ऑफ दिस वेयर ए बी सी इज इक्वल टू पाई एंड ए बी सी आर एक्यूट, ये चीज प्लीज लिख लेना, अदरवाइज आपका आंसर नेगेटिव भी आ सकता है, वो अपन अभी नहीं चाह रहे। देखो सर इधर फिर वो प्लीज, 75 के साथ करें? नहीं आप उतना ही मत करो, 90 का वो 89.99 ले लेंगे अपन यार। देखो अपन जुगाड़ लगा लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं, आप डरो मत।
मान लो आपने क्या ले लिया 89.99, तो 89.99 पे ना आपका ग्राफ ऐसे आकाशलोक पर मिलेगा आपको। आकाशलोक पर मिलेगा मतलब इन्फिनिटी। इसको फील कर पा रहे हो आप लोग? देखो यार 89.99 90 से जस्ट पहले आएगा, और 89.99 पर जो वैल्यू मिलेगी आपको ना, वो यहाँ मिलेगी इधर। तो ये वैल्यू जो है वो दिख रहा है आपको कितना ऊपर मिलेगी? ये आंसर आपको बहुत ऊपर मिलेगा, बहुत ज्यादा ऊपर मिलेगा, इन्फिनिटी पर जाकर मिलेगा आंसर, है ना। तो ये ग्राफ रीड करना आना चाहिए, तो आपको इतना समझ में आ जाएगा कि 90 का वैल्यू ऑफ इन्फिनिटी ऐसे ही अज्यूम कर लो अभी के लिए। आप मान लो ना 89.9999 जो है उसका वैल्यू नॉट डिफाइंड नहीं, उसका वैल्यू इन्फिनिटी है, तो उससे आपको थोड़ा फायदा होगा। इसको अपन 45 रख देते, ए को, बी को भी 45 रख देते और सी को 90 रख देते। तो आप ये चेक कर लो कि tan 45 1 होता है, tan 45 1 होता है, tan 90 अभी फिलहाल के लिए इन्फिनिटी मान लो। और इसको आप जब 89.99 मान रहे हो, तो ये भी डेफिनेटली 49 से 45 से थोड़ा सा कम मानोगे, 44.99। और ये भी 45 पॉइंट कुछ कुछ बड़ा, मतलब 45 के आसपास ही रहेगा। लेकिन मेरा मतलब बस यही है कि आप इसको ऐसे जुगाड़ से भी इन्फिनिटी मान लो। तो 1 + 1 2, 2 + इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। तो बेसिकली आपका आंसर क्या आ रहा है? इन्फिनिटी आ रहा है। मतलब कोई ऐसा ट्राइंगल एग्जिस्ट करता है, कोई तो ऐसा ट्राइंगल जरूर एग्जिस्ट करता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैंने इसको मिटा दिया। जो कोई तो ऐसा ट्राइंगल जरूर एग्जिस्ट करता है जिनके लिए tan a + tan b + tan c का वैल्यू नो इन्फिनिटी आ जा रहा है। मतलब 3√3 से तो बड़ा नंबर अपन ला सकते हैं। समझ में आ रहा है? 3√3 से बड़ा नंबर डेफिनेटली अटेन किया जा सकता है, एंड दैट इज इन्फिनिटी। मतलब 3√3 जो रही होगी वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू रही होगी। ठीक है, 3√3 इज द मिनिमम वैल्यू, क्योंकि इससे बड़ा वैल्यू एग्जिस्ट करता है। tan में थोड़ा सा आपको जुगाड़ लगाना पड़ेगा, साइन कॉस में बिल्कुल जुगाड़ नहीं लगेगा। तो इज द मिनिमम वैल्यू। तो अगर ये मिनिमम वैल्यू है, इसका मतलब देयरफॉर सिग्मा tan a जो होगा वो 3√3 से बड़ा होगा। अगर ये सबसे छोटा वैल्यू है तो इससे सारे आंसर बड़े होंगे या बराबर होंगे। अब बराबर किस केस में आएगा? 60 के केस में आएगा। तो 60 का केस जो होता है ना, वो हमारे लिए ट्रिक है। लेकिन उस ट्रिक का एक ड्रॉबैक है कि हमको पता नहीं चलेगा कि वो वैल्यू मिनिमम दे रहा है या मैक्सिमम दे रहा है। तो वो अपन जुगाड़ से लगा देंगे। आंसर आ जाएगा आपका ए। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ लिख लो ऑप्शन ए। मेरे को पता है आपको थोड़ा सा डाउट रहेगा इस क्वेश्चन में, लेकिन वो अगले क्वेश्चन में एकदम क्लियर हो जाएगा, आई प्रॉमिस। ठीक है, क्योंकि tan में थोड़ा सा गड़बड़ होता है। मैं आपको कॉस में देता हूँ ना सेम क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा एकदम। जनरली ये चीज पढ़ाते नहीं है आजकल। सबको लगता है कि ये चीज प्रूव करेंगे बहुत हालत खराब हो जाएगी, और इसका ट्रिक भी जो है मार्केट में आउट नहीं हुआ है अभी तक, है ना। क्योंकि इसमें लगता है सबको कि 60 डिग्री पर मैक्सिमम है या मिनिमम है, ये तो पता चल जाएगा, बट स्टिल दे गेट कंफ्यूज। देखिए, इफ इन ए ट्राइंगल एबीसी, इफ इन एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल एबीसी, एक्यूट की जगह ऑब्ट्यूज भी चलेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है यार, है ना। लिखो सिर्फ इनर ट्राइंगल एबीसी। इस केस में सब चलता है, tan में अपन नहीं ले रहे थे। cos a + cos b + cos c, cos a + cos b + cos c, या ऐसे लिखो फाइंड द रेंज ऑफ, फाइंड द मिनिमम वैल्यू, या इन a triangle ABC which of the following is true, which of the following is true। ठीक है, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन आपको चेंज कर दे रहा हूं ताकि हमें थोड़ा सा आसान लगे। पहला ऑप्शन है सिग्मा कॉस ए, है ना, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू √2। सेकंड इज सिग्मा कॉस ए, इट इज लेस देन और इक्वल टू √2। थर्ड इज सिग्मा कॉस ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/2। और फोर्थ ऑप्शन है सिग्मा कॉस ए इज लेस देन और इक्वल टू 3/2। ये चार ऑप्शन दिए मैंने आपको। ऑफ कोर्स आप इसमें से दो ऑप्शन आराम से एलिमिनेट कर सकते हो। सिग्मा कॉस ए समझते हो ना, कॉस ए + cos b + cos c। ठीक है, एग्जाम में आपको बता देगा, बट फिर भी मैं लिख देता हूँ। सिग्मा कॉस ए का मतलब होता है cos a + cos b + cos c।
ठीक है। अच्छा जल्दी से देखो इधर, अपने को इसका क्या निकालना है, रेंज निकालना है, रेंज ही तो निकालना है। लेकिन हमको इतना पता है कि 60 पर मिनिमम आता है या मैक्सिमम आता है। साकेत आपका आंसर गलत है। हाँ सही है, सही है, सही है, सॉरी, इट्स करेक्ट। हमको इतना पता है ना कि cos a प्लस cos b प्लस cos c का रेंज निकालना है, तो 60 पर मिनिमम आएगा। तो इतना तो अपने को पता है, वी विल रॉक यू, मतलब वी विल गेट आइदर मिनिमम, थोड़ा और अच्छे से अंग्रेजी में लिख देते ना यार, आइदर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू एट 60 डिग्री। इज दैट ओके? कोमल गड़बड़ कर दी, आपने जो आंसर निकाला वो करेक्ट है, पर उसमें एक गड़बड़ है। वी विल गेट आइदर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू एट 60 डिग्री। इतना आपने को बताया, तो 60 डिग्री पर निकाल लेते हैं। तो सिग्मा सिग्मा कॉस ए, सिग्मा कॉस 60 कितना हो जाएगा, एक ही जगह 60 रख दोगे तो कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 होता है हाफ, हाफ हाफ हाफ, हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हाफ, 3/2, 3 इंटू 1/2। चमका? नहीं चमका। अब सुनो मेरी बात, ये 3/2 पर या तो मिनिमम वैल्यू आएगा या तो मैक्सिमम वैल्यू आएगा। अब अगर मिनिमम वैल्यू आता है, अगर मिनिमम वैल्यू आता है 3/2 पर, तो आप ये लिखना पसंद करोगे कि इसका रेंज जो होगा वो 3/2 से बड़ा होगा या बराबर होगा। बिकॉज बिकॉज वी डोंट नो, बिकॉज 3/2 सबसे छोटा वैल्यू होगा अगर मिनिमम हुआ तो, और अगर मैक्सिमम हुआ तो ये वाला वैल्यू जो है वो ज्यादा से ज्यादा 3/2 हो पाएगा। ज्यादा से ज्यादा 3/2 मतलब वो 3/2 से हमेशा छोटा या बराबर होगा। समझ पा रहे हो आप इस बात को, हर कोई? पक्का? चलिए बहुत बढ़िया। अब अपने को बस ये पता करना है कि 3/2 मिनिमम है या मैक्सिमम है। कोई मेरे को गाइड करना चाहेगा कि कैसे पता करेंगे? कोई और कॉम्बिनेशन देख लो ना, ट्राई द कॉम्बिनेशन ऑफ 90 45 45। मान लो वो 3/2 से छोटा आ गया, मतलब 3/2 से छोटा वैल्यू एग्जिस्ट करता है, मतलब 3/2 सबसे बड़ा वैल्यू है, ऐसा अपन समझ लेंगे। ठीक है, कोई भी एक कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइंगल बताइए, 60 30 90 लिख लो या 45 45 लिख लो, वट एवर यार, वट एवर यू फील लाइक डूइंग। आप ये भी कर सकते हो, 60 तो करा ही अपन ने, चलो 60 30 और 90 कर लो ना, कितना ही समय लगेगा। देखो इधर तीनों का सम 60 30 और 90 पर देख लो। cos 60 कितना होता है, हाफ, मतलब 0.5। cos 30 कितना होता है, √3/2, है ना। √3/2 कितना हो जाएगा, √3 होता है 1.7/2 कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 0.8, रफली 0.8 हो जाएगा ना। आई एम जस्ट कंसर्न विद दिस 0.8, और cos 90 0 होता है, तो बेटा 0.8 प्लस 0.5 हो जाएगा 0.13, 0.13। और ये 3/2 का वैल्यू कितना होता है, 1.5 होता है। तो आपका आंसर जो 3/2 आ रहा था, है ना, वो मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि उससे छोटे वैल्यू एग्जिस्ट करते हैं कोई दूसरे सेट ऑफ ट्राइंगल्स पे, उससे छोटे वैल्यू हमारे लिए एग्जिस्ट कर रहे हैं। 0.13 आ रहा है 60 30 90 पे, मतलब 3/2 से छोटा वैल्यू यहाँ पे डेफिनेटली एग्जिस्ट कर रहा है। और 3/2 से छोटा वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, तो लिखो अ वैल्यू स्मॉलर देन 3/2 एग्जिस्ट फॉर सम कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, मेरी सुंदर हैंडराइटिंग को आप समझ रहे होंगे, आई होप। फॉर सम कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइंगल, फॉर सम कॉम्बिनेशन ऑफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5, स्मॉलर वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब 3/2 विल बी द मैक्सिमम, देयरफॉर 3/2 विल बी द मैक्स वैल्यू, विल बी द मैक्सिमम वैल्यू। बस, तो ये 3/2 सबसे बड़ा वैल्यू होगा, देयरफॉर सिग्मा कॉस ए जो होगा वो 3/2 सबसे बड़ा वैल्यू है ना, तो सारे वैल्यू से छोटे ही आएंगे, तो सिग्मा कॉस ए के सारे वैल्यू विल बी लेस देन इक्वल टू 3/2। अच्छा, ये प्रोसेस जो है मैं जल्दी बता रहा हूँ, मैं बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ, बट आप एग्जाम में जल्दी कर सकते हो। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑप्शन डी। इज दैट ओके? पक्का? एक और क्वेश्चन करोगे? इन अ ट्राइंगल एबीसी, सेम, which of the following is true, which of the
following is true. आपकी अटेंडेंस लूंगा मैं आफ्टर 2-3 मिनट्स. तो इस बार मैं आपको दे रहा हूँ सिग्मा साइन है. सिग्मा साइन है, इट इज लेस देन और इक्वल टू हाफ, not half, 3/2. Sigma sin A greater than equal to 3/2. ओरली कर सकता है बच्चा ये क्वेश्चन, ओरली, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सिग्मा साइन ए इज लेस देन इक्वल टू 3√3/2 और सिग्मा साइन ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3√3/2. कर पाओगे? यस, व्हाई नॉट. ओरली देखो, मैं इसको है ना 30 सेकेंड्स में खत्म कर दूंगा. क्या करना है आपको? सिग्मा साइन ए मतलब साइन एस प्लस साइन बी प्लस साइन सी, ये लिख लो पहले, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सिग्मा साइन ए का मतलब होता है साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी. हाँ जी, तो साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी देखिए 60 डाल दोगे तो आपको जरूर मैक्सिमम या मिनिमम मिल जाएगा. तो एट 60 सिग्मा साइन ए कितना आ जाएगा? साइन 60 प्लस साइन 60 प्लस साइन 60, √3/2 3 बार, तो 3 टाइम्स √3/2. दिस इज आइदर मिनिमम और मैक्सिमम. अब अगर मिनिमम मैक्सिमम चेक करना तो कोई और कॉम्बिनेशन ट्राई कर लो. ट्राई 60 45 45 चलेगा. और कोई अच्छा आप बताना चाहो तो मेरी हेल्प कर सकते हो, वैसे यू आर मोस्ट वेलकम. 60 30 90 कर ले क्या फिर से? 60 30 90 कर लो, क्या फर्क पड़ता है? साइन 60 कितना होता है? साइन 60 इज √3/2 मतलब 0.8 लिख दो यहाँ पे, पक्का? चलो बहुत बढ़िया. साइन 30 कितना होता है? हाफ, 0.5, और साइन 90 होता है 1. ऐड करो 0.8 प्लस 0.5 0.13 प्लस 1 आ जाएगा 1.13. 3√3/3. लेट अस ट्राई दिस वन. तो 3√3 कितना होता है बेटे? 3√3 √3 होता है 1.7 ना. 1.7 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 51. 5.1 डिवाइडेड बाई 2 और बाई 10 कर देंगे तो ये आ जाएगा इतना. तो आ जाएगा 2 2 4, 11 2 5 10, 2 5 10, 2.55 आ जाएगा. आपको समझ में आ गया है कि ये वैल्यू जो है वो 2.55 है. दिस इज 2.55. और आपका ट्रायंगल में कोई भी एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें इससे छोटा वैल्यू एग्जिस्ट करता है. 2.55 से छोटा वैल्यू एग्जिस्ट करता है मतलब, इससे छोटा वैल्यू एग्जिस्ट करता है मतलब ये आपका मैक्सिमम वैल्यू है ना. ये मिनिमम नहीं है. मिनिमम होता तो इससे छोटा एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इससे आंसर सारे बड़े आते. बट ये मैक्सिमम वैल्यू है मतलब सिग्मा साइन ए, देयरफॉर सिग्मा साइन ए विल बी लेस देन और इक्वल टू 3√3/2. ये आ जाएगा आपका आंसर. कर लोगे ऐसे सारे क्वेश्चन? कर लोगे पक्का? चलो ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिस शीट देता हूँ अभी क्लास के बाद. ट्राई टू सॉल्व देम. आई सी यू एवरीवन टुमारो. आपका होमवर्क है कि आप मॉड्यूल कंप्लीट कर लेंगे लेवल 1. क्या करना है आपको होमवर्क में? होमवर्क में करना है मॉड्यूल लेवल 1, है ना. आप लोगों ने 40 तक तो कर लिया होगा. कुछ बच्चों ने कर लिया होगा इसको, डेफिनेटली लेवल 1 कंप्लीट कर लिया होगा. नहीं किया है तो कर लेना. एंड कल सैटरडे है, होपफुली अपनी क्लास रहेगी, रहेगी तो वी विल डिस्कस. कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका ट्रिग्नोमेट्री पूरा फेज 1 पूरा फेज 2 खत्म होता है. हमने हर एक टॉपिक बहुत डिटेल में खत्म किया है ना. हर एक टॉपिक, कुछ भी छोड़ा नहीं हम लोगों ने, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा है. सब में मैंने कोशिश करी कि उसको मैं सिंप्लीफाइड तरीके से बता दूं. मॉड्यूल इज समवॉट हार्ड, मानता हूं इस बात को. आई टोटली एग्री विद दैट. मॉड्यूल इज एक्सट्रीमली हार्ड वैसे तो, ठीक है ना. मॉड्यूल इज डेफिनेटली हार्ड, बट आप लेवल 1 सॉल्व करें और
और अगर आपके पास इज इट जेई लेवल? यस इट इज जेई लेवल, इट इज डेफिनेटली जेई लेवल, या जेई लेवल से थोड़ा ऊपर ही रहता है अपना मॉड्यूल, ताकि जेई में जो पेपर जो एग्जाम में क्वेश्चन आए आपके वो आपको थोड़ा आसान लगे। मॉड्यूल डिफिकल्ट लगेगा तो आईआईटी के एग्जाम्स के क्वेश्चन जो है वो आपको इजी लगेंगे। हाँ, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि मॉड्यूल अपना खत्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको सिंगेज बुक का एक पीडीएफ दूंगा, वो भी आप सॉल्व कर सकते हो, बट पहले अपन मॉड्यूल कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर आपके पास सिंगेज बुक नहीं हो तो डोंट अननेसेसरली परचेस इट, डोंट परचेस इट, परचेस मत करो, रहने दो, है ना, वो एक्सपेंसिव बुक है। मैं आपको उसका पीडीएफ दे दूंगा, पीडीएफ उसको प्रिंट आउट निकाल लेना आराम से, आई विल गिव यू अ गुड क्वालिटी पीडीएफ, उसका प्रिंट आउट निकाल लेना एंड देन सॉल्व इट कम्प्लीटली, आपको बहुत मजा आएगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है। आपके पास अगर कोई और बुक हो, जैसे आर डी शर्मा की भी एक बुक आती है आईआईटी वाली, फिर एक बुक आती है अरिहंत की आईआईटी वाली, अगर आपके पास इनमें से कोई एक बुक हो तो सो फार सो गुड, आप उसमें से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी बुक नहीं है तो डोंट परचेस एनी बुक, कोई भी बुक को परचेस ना करें। आपका एक क्विज होगा ट्रिग्नोमेट्री का, तो उसमें मैं जो भी फर्स्ट आएगा उसको अपनी तरफ से गिफ्ट कर दूंगा, तो दैट इज वन वे यू कैन हैव द बुक, बट स्टिल इवन इफ यू डोंट हैव द बुक यू विल बी हैविंग द पीडीएफ, तो पीडीएफ इज सफिशिएंट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हमारे क्विज में हमेशा प्राइज रहेंगे, हमेशा जो अच्छे क्विज रहेंगे उसमें प्राइज रहेंगे, तो आपका एक क्विज बहुत रिसेंटली आने वाला है, ठीक है, तो उसमें पूरा ट्रिग्नोमेट्री पूछा जाएगा, बट विल वेट टिल मंडे, फिर उसके बाद मैं आपको डेट दूंगा। बहुत छोटा सा क्विज होता है, 11 क्वेश्चन होते हैं उसमें या 15 क्वेश्चन होते हैं, वेरी करता है, आपको वो सॉल्व करना रहेगा गिवन टाइम फ्रेम में, जो टॉप करेगा उसको कुछ मिलेगा। हर बार नया टॉपर आता है, ऐसा मैंने देखा है, देखते हैं आपके बैच में क्या होता है। तो मेहनत करो अच्छे से, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय एवरीवन, थैंक्स अ लॉट, एंड दिस चैप्टर इज 100% डन, ओवर हो चुका है ना, ठीक है। बाय एवरीवन, थैंक्स अ लॉट। सर आप नोट्स प्रोवाइड करोगे पीडीएफ if you want if you want the notes, सबको चाहिए क्या? I can do that, I'll give you the complete notes, no worries। और सर और आप वेडनेसडे का लेक्चर यूट्यूब पे कब डालोगे सर? वो मेरा ओहो, एएमजीएम वाला पार्ट थोड़ा रह गया ना। अरे यार हाँ ठीक है, मैं डाल देता, आज डाल देता हूँ, ठीक है। आई नो वो 3 लेक्चर पेंडिंग हो गए इंक्लूडिंग दिस वन, तो मैं वो डाल दूंगा, ठीक है, आज ही डाल दूंगा, अभी थोड़ी देर में आपको लेक्चर मिल जाएगा, ओके। तो नोट्स मैं आपको पूरे प्रोवाइड कर दूंगा, पूरे नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देता हूँ, बाई चांस आप व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड नहीं हो तो आ जाना। और आज का जो लेक्चर है ना यूट्यूब पे जो आएगा उसके डिस्क्रिप्शन पे, इसके डिस्क्रिप्शन पे नीचे जाइए और वहां पर आपको एक पीडीएफ फाइल मिलेगा, उसको डाउनलोड कर लेना, पूरा लेक्चर होगा उसमें, ठीक है, आई विल डू दैट। तो सारे लेक्चर आज अपलोड हो जाएंगे एंड विल सी यू टुमारो, ठीक है। बाय एवरीवन, थैंक यू।